हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्टिसिटी गुरु में। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था और उसके बाद आज पार्ट 2 पे चर्चा होगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं कला अध्ययन के स्रोत। तो कला अध्ययन के स्रोत में आगे पढ़ते हैं का अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला के इतिहास को जानने में सहायक हो। यानी कि इसको जानने के लिए हमें इसके स्रोत का पता होना चाहिए। भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत निम्न श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, जिसमें से ऐतिहासिक ग्रंथ यानी हिस्टोरिकल बुक्स। वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रंथ प्राप्त हैं जिनमें प्राचीन समय की कला विषयक जानकारी मिलती है। राजा महाराजाओं के राज्य काल में घटित घटनाओं का वर्णन भी इन ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पे कला के बारे में अगर जानना है तो इन स्रोतों को हमें जरूर जान लेना आवश्यक है। इन स्रोतों में जैसे शिलालेख हो गया, यानी कि इनक्रिप्शंस, शिलाओं पर अंकित, यानी कि जो पत्थर होते हैं, जो शिलाएं होते हैं, उन पर अंकित प्राचीन लेखों से कला, धर्म एवं वास्तु निर्माण के विषय में जानकारी होती है, जिनमें बादामी, अजंता, बाग आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि इनकी जो यहाँ पे जो सरफेस जो पत्थर होते थे उनसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि उस समय और काल की हमें जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। महाराजा अशोक द्वारा खुदवाए अनेक धर्मलेख शिलाओं पर प्राप्त हैं। समुद्रगुप्त का लेख इलाहाबाद के दुर्ग में प्राप्त है, जिससे मौर्यकालीन कला के विषय में जानकारी मिलती है। तो शिलालेखों से भी हमें बहुत कुछ उस समय के परिवेश के बारे में मालूम पड़ जाता है। प्राचीन खंडहर, ओल्ड रेन्स, उत्खनन के पश्चात जो प्राचीन खंडहर होते हैं, प्राचीन समय में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, स्मारक, मंदिर तथा भवनों से प्राप्त चित्रों तथा मूर्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता, एलोरा, बादामी, सारनाथ आदि जगहों में खुदाई एवं सफाई के बाद ही कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिली है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कला के अध्ययन स्रोत के, तो उसकी अगली कड़ी में मोहरे तथा मुद्राएं आ जाती हैं, सील्स एंड कॉइन्स। उस समय के कला के विषय में बताते हैं, उस समय के रहन सहन के विषय में बताते हैं। प्राचीन काल में प्रचलित कला के विषय में मोहरों तथा मुद्राओं से जानकारी मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों से उस समय की उन्नत मूर्ति कला का अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। उस समय के पशु और जो पक्षी, जो वहाँ पे उनके प्रवेश में जो भी चीज़ें मिलती थी, उनका उन्होंने काफ़ी हद तक मुद्राओं से हमें रूबरू कराया है। इसी प्रकार जहांगीरकालीन एवं मौर्यकालीन काल से प्राप्त मुद्राओं से उस समय प्रचलित कला शैलियों पर परिचय प्राप्त होता है। तो ये सारे सोर्स अध्ययन के कला के दृष्टि से कला के अध्ययन के स्रोत हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यात्रियों के वृत्तांत, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों का अवलोकन कर उनके विषय में विवरण लिखे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कलाकृतियों का वृत्तांत विदेशी यात्री मैगस्थनीस ने दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का वृत्तांत फायान ने लिखा। तो ये हैं जो वहाँ के जो ट्रेवलर्स आते हैं, वो अपने यहाँ वो सब चीज़ें बताते हैं और लिखते हैं, उनका विवरण छोड़ देते हैं वहाँ के राजपाट के विषय में, वहाँ की प्रस्तुतियों के विषय में। तो ये सारी चीज़ें हैं। 16वीं शताब्दी में तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। उनके द्वारा कला के विषय में लिखे पर्याप्त विवरण मिलते हैं। तो लामा तारानाथ के ने जो भ्रमण करके जो ज्ञान अर्जित किया है, जो वहाँ का प्रवेश देखा है, जो कला के नमूने वहाँ मिले हैं, तो उसके विषय में लिख कर उनके नमूने आज हमें बहुत आयत मिल जाते हैं। बादशाहों द्वारा लिखी आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफी। मुगल बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथाओं से उस समय में प्रचलित कलाकार, स्थापत्य एवं कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिलती है। बाबर द्वारा लिखित, तो कोई बकायत ए बाबरी। तो बकायत ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। बकायत ए बाबरी, तो बाबर द्वारा, तो उसको याद करना भी आसान है। बकायत ए बाबरी, लास्ट में बाबरी यानी कि बाबर। जहांगीर द्वारा लिखित तुझ के जहांगीरी, कोई दिक्कत नहीं है। और अबुल फजल द्वारा लिखित आयन अकबरी,
इसको थोड़ा आपको याद रखना है। आयन अकबरी किसकी है, तो ये अबुल फजल की है। वैसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टार्टिंग है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, के द्वारा चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त स्रोतों के आधार पर किसी भी भारतीय चित्रकला के विषय में जानकारी एकत्र की गई है, यानी कि इन सभी स्रोतों से भारतीय चित्रकला के विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, जिसके आज हम जो जानकारी पढ़ रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। साथ ही प्रत्यक्ष में प्राप्त एवं संरक्षित कलाकृतियों के विषय में जानकारी लेकर उसे आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि आगे हम डिस्कस पढ़ेंगे इसके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल की चित्रकला, यानी कि हम जो पढ़ रहे थे पार्ट 1 से लेकर, हमारा क्रम वाइज चल रहा है, तो इसलिए इस वीडियो में जितना होता है मैं उतना कवर करूंगा, और इस बुक में जितनी सारी बातें हैं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो उसमें अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए वीडियो को उतना ही बना पा रहा हूँ जितना आप तक पहुँच सके। तो आदिकाल की चित्रकला हम पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन यहाँ पे। और आदिकाल जो समय है 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। अब दूसरा क्रम है ये, और इसके विषय में चित्रकला का उद्गम के विषय में लिखा है, थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस पे। मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, मतलब जन्म से लेकर ही उसने वो प्रयत्नशील रहा है। इसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। यहाँ से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी है, और उसे अपनी मूक भावनाओं, अनगढ़ पत्थरों और के यंत्र तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। तो यहाँ पे जब भाषा नहीं होती थी, कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो है चित्रकला। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, आज के प्रवेश में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, होना चाहिए। जो इस चीज़ का महत्व इतना है कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कही गई हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है कि इंसान को अभिव्यक्ति के लिए चित्रकला का सहारा लेना पड़ा, और बिल्कुल सशक्त माध्यम है उसका ये। आज आदिमानव की ये कलाकृतियाँ उसके जीवन की कोमलता, भावनाओं और संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रकृति को अंकित किया है। साथ ही उसकी इस कला अभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है। तो चित्रकला की परिभाषा की हम बात करें, किसी समतल धरातल जैसे काष्ठफलक जो लकड़ी का होता है आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई या गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का, जहाँ पे अगर आभास हो रहा है, यानी आपका किसी रूप का आभास होना चाहिए, तो वो चित्रकला है। मानव की उत्पत्ति और विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर मनुष्य कब और कहाँ से आया, और सभ्यता के क्षेत्र में भारत में चित्रकला का जन्म कब और कैसे हुआ, उसने कब और कैसे उन्नति की, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विवादास्पद रहे हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यानी कि विकास के क्रम में 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो भाग है इसका एजोइक युग हो गया, दूसरा पैलोजोइक युग हो गया, तीसरा मेसोजोइक युग हो गया, और चौथा सीनोजोइक युग हो गया। और एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव ही था, केवल एक कोष्ठक जीव था। यह जीव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। ठीक है, यानी कि पहला जो युग है उसमें एक कोष्ठक जीव, एजोइक युग। दूसरा पोलोजोइक युग, इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पे थोड़ा उसका क्रम सा विकास हो गया था। तीसरे में आ जाता है मेसोजोइक युग। इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ, जिन्हें सरीसृप्स यानी कि रेप्टाइल्स कहते हैं। तो ये मेसोजोइक युग में हुआ था। चौथा है सिनोजोइक युग। इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए, जिनमें वनमानुष भी था, जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण माना जाता है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित करते हैं। तो
परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है मेगलिथिक एज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेगलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो मेगलिथिक एज जिसे पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग भी कहते हैं, और मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग कहते हैं, और न्यूलिथिक को उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो आपको उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखना है आपने। कभी कभी एग्जाम में मेसोलिथिक एज के बारे में पूछा जाता है तो उसका आपको ऑप्शन लगाना है, तो मध्य पाषाण काल हो गया। नियोलिथिक की बात अगर आज जाती है तो आपको उत्तर पाषाण, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में आपको इसको याद रखना है। तो इसका समय जो दिया है पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग का, वह है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मेसोलिथिक एज का जो समय है वो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और नियोलिथिक एज का है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो किसी किसी बुक में अलग अलग हो सकता है फॉर्मेट। अब बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। इस युग में आदिमानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, यानी कि ये पूर्व पाषाण काल है, तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। तो ये अवशेष प्राय पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए। भारत में सर्वप्रथम ब्रसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में की थी। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट हो चुका है कि भारत में यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम ब्रसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की है, और कहाँ की है। ये यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका सर्वप्रथम खोज किसने की है और किस चीज़ की खोज की है और किसके समीप की है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों में मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी जरूरी है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जरूरी है ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। जहाँ अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। अगर इस प्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत के चेन्नई के पास अंगोला, सिंगलेपुत तथा स्कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। तो यहाँ पर एक सीमित एरिया था उसका दक्षिण भारत में। इस समय का मनुष्य क्वाल्टजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि ये पुकारा जाता था पूर्व पाषाण काल का मनुष्य किस नाम से पुकारा जाता था, क्वाल्टजाइट मनुष्य के नाम से। कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS द्वारिकेश ने खोजे हैं। तो इस संबंध में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में पहाड़गढ़ श्योरपुर कला के क्षेत्र में पुराने चित्र, ये प्रागैतिहासिक चित्र किसके द्वारा खोजे गए हैं। तो प्रोफेसर DPS द्वारिकेश का नाम भी आपको जरूर याद रखना है, जिनके विषय शिकारी व शिकार हैं जो गेरू व सफ़ेद रंग में बने हैं। चलते हैं दूसरे कड़ी में। यह है दूसरा मध्य पाषाण काल, यानी कि यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बराबर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधि काल वाला समय जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से संधि काल वाला समय कौन सा जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल को आपको टिक करना है, क्योंकि हर प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर उसमें क्या प्रश्न की संभावना बन रही है, इस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान देना होगा और उसको समझना होगा। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया था। यहाँ पे एक स्टेप वहाँ पे डेवलपमेंट का हो जाता है। अपने हथियारों को वो सुडौल और ज्यामितीय बिल्कुल एक स्टाइल फॉर्म में डाल देता है। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी चेष्टा की। देखो यहाँ पे चेष्टा की है, एक कोशिश की है, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा था। यानी कि वहाँ पे वो चाहता था कि जो चीज़ें बने वो खूबसूरत बने, अच्छी लगे और उसमें कुछ नयापन हो, नया कौशल हो। तो ये प्रयासरत मध्य पाषाण काल से उत्तर पाषाण काल, इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण हैं उनमें से अधिक है बेल्लारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। यानी कि उत्तर पाषाण काल के अवशेष जो हमें मिलते हैं, जो उदाहरण हमें मिलते हैं
उनमें से अधिक की बात करें तो बेलारी के आसपास वाला क्षेत्र है। ये भी आपको ये क्षेत्र याद रखना है, बेलारी का। उत्तर पाषाण काल के अवशेष उदाहरण यहाँ पे मिले हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था, तो यहाँ पे उसका एक स्टैंडर्ड हो गया था, एक वहाँ यहाँ पे विकसित हो गया था, परमानेंट रेसिडेंस उसने देख लिया है अपने लिए। और तो उसके बाद उसके संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। यानी कि जो आगे जो जनरेशन है उसके लिए वो खुद क्या अपने आप डेवलपमेंट हो रहा था, उनके लिए वो चीज़ें उनको सिखा रहा था, यानी कि उनके लिए ये चीज़ें सोच के चल रहा था। इस युग का गड़ा हुआ गोल यंत्र, तो इस युग में यानी कि कौन सा युग की बात हो रही है, उत्तर पाषाण काल में एक गड़ा हुआ है गोल यंत्र जो मिलता है नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है। तो गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। यहीं से दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई। तो ये हाईलाइट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। गड़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से, गड़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से, नर्मदा घाटी, तथा यहाँ से दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई है। दरियाई घोड़े की बात आई तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी घाटी। तो किस चीज़ का, उत्तर पाषाण काल के समय का है। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े तथा सीलनुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिरोंजी की पिसाई की जाती थी। इस समय के पॉलिश के यंत्र भी मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस युग में पॉलिश के यंत्र भी मिले हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन होना चाहिए उत्तर पाषाण काल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की संभावना जो भी बन रही है मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मद्रा सिटी के क्षेत्र तक सीमित रहा है। जो हमने फर्स्ट बताया था पूर्व पाषाण का, उसका जो क्षेत्र था वो कुडापा तथा मद्रा सिटी तक क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र था वहीं तक सीमित था। परंतु जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं उत्तर पाषाण काल युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ, बेलारी जो केंद्र है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्रधान केंद्र बन जाता है उत्तर पाषाण काल का। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। तो ये कई क्वेश्चन और तैयार हो रहा है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस युग के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था, तो उत्तर पाषाण काल को आपको टिक करना है। और इस समय के प्राप्त चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्र विशेष छोड़े हैं। यहाँ पर इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें जैसे बेलारी, बाड़नाड़, एडकल, सगनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनिहरन, बिलासरगम, बुडार, परगना आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो उस समय के, ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल के मानव के चित्र यहाँ पे प्राप्त होते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हाटन बाड्रिक, तो ये प्रागैतिहासिक आलेखनों चित्रों का अनुशीलन करने वाले, उन पर विचार करने वाले हैं। जिन विद्वानों के नाम यहाँ पे हैं उन ये इस प्रकार हैं: एलन हटन बाड्रिक है, स्टुअर्ट पिगॉट है, डी.एस. गार्डन है, प्रोफेसर जूनियर हैं, लियोनार्ड अदम है, श्री एफ.आर. हैं, अल्सन है तथा श्रीमती अल्सन है, डब्ल्यू. एंडरसन, काकबन, सी.ए. सिवेलाट, पंचनना मित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रागैतिहासिक आलेखन चित्रों का अनुसरण करने वाले विद्वानों में से हैं। तो ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, उनमें से जो सही है वो आपको टिक करना है। जो इसमें बता रखा है उनमें से कुछ ना कुछ वहाँ पे आएगा। तो आपको इसमें दो चार तो याद करने ही पड़ेंगे। वैसे तो अगर आपको सब याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं छूटेगा। बाड्रिक की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, 1958 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। आप अपने जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इसमें है वो आप ज़रूर नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपको फिर बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे पुस्तक पूछता है, 100% पुस्तक पूछता है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है, तो बाड्रिक की है। या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कब है, कब की है, तो ये 1950 डेट आपको याद रखनी है। और पिगोट की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया जो 1950 की है। तो दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं यहाँ पे, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसकी है, पिगोट की, कब है, 1950 की। तो इस प्रकार से बाड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। यानी कि इसमें प्राथमिकता अमेरिका यूरोप के बाद ही भारत के जो चित्र उपलब्ध हैं उसके बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, जगनपुर, होशंगाबाद और मिर्जापुर के लिखनिया, कोहोवर तथा भडरिया आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। श्रीमती और श्री अल्सन ने
श्वेमुख पर्वत के निकट से प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है और इसी प्रकार चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को असद कुमार हल्दार ने 3000 ईसा पूर्व का बताया गया है। यहाँ पे इनका समय काल निर्धारित किया है असद कुमार हल्दार ने। तो 1863 में पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग की एक कला पूर्ण सलाल खंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 में मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और नर्मदा उपत्यका आदि स्थानों से भी चला है। तो प्रागैतिहासिक युग के जो पाषाण चित्र हैं उनके क्षेत्र ये हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके पुस्तक है तो उसको आप ठीक से अध्ययन कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें से पंचमढ़ी है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंचमढ़ी, यानी कि कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी ये एग्जाम में पूछता है। जो स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, जो पंचमढ़ी है ये कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुफाएं हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पंचमढ़ी में कुल कितने गुफाएं हैं, तो यहाँ पे 50 के करीब गुफाएं हैं, दरिया यानी गुफाएं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी की गुफाएं और जो भी गुफाएं हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, देखो श्रेय किसको जाता है, डी एस गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया है। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है, इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए, डी एस गार्डन। कब, 1936, ठीक है। जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोजबीन की। इनके साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर उनका निर्माण काल 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्धारित किया है। यही पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलिखो, यानी कि जो महादेव पर्वत है, पंचमढ़ी तो है ही, वहाँ पे एक और गुफाएं हैं इमलिखो में सांबर के आखेट का दृश्य, भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशाल का बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। लश्करिया खो, सोनभद्रा, जम्बू द्वीप, नींबू भोज, बनिया बेरी, माणादेव, नाकिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ये सब मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। रेखा चित्र में आप जैसे देख पा रहे हैं, पंचमढ़ी का जम्बू द्वीप में है, ये जम्बू द्वीप में इस प्रकार से देख पा रहे हैं, नृत्य वादन की अवस्था में है। इतनी अच्छी चित्रकारी वहाँ पे किया करते थे, जो भी उनके समाज का प्रवेश होता था। पंचमढ़ी में है जम्बू द्वीप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्राय 3 श्रेणियों के चित्र दिखाई देते हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं पंचमढ़ी और यहाँ पे मिलते हैं 3 श्रेणियों के चित्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि पंचमढ़ी में कितने श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3। पहले स्तर के चित्र हैं तख्तनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाया गया। इनमें लाल गेरू, यानी गेरू लाल एक ही होता है, पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर की बात करें, वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल औचपूर्ण व असंतुलित है, केवल उनका एहरिया यानी शिकारी रूपी अभिव्यक्ति। यहाँ पे केवल शिकारी रूपी अभिव्यक्ति है दूसरे स्तर में। तीसरे स्तर में जो चित्र बनाते हैं, आकृतियां कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, कुछ अन्य चित्र आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध है। इनमें आखेट के लिए प्रस्थान करते तथा शहद एकत्रित करते हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शहद एकत्रित करते हुए कहाँ स्थित है, किस गुफा में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है पंचमढ़ी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए कहाँ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ये आपको इस तरह से बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है और पूछेगा, पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे 50 के करीब पर गुफा है। तो अगले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ और इसके विषय में पा रहे हैं आप। शहद एकत्रित करते हुए बहुत अच्छा चित्र यहाँ पे बनाया गया है प्रागैतिहासिक मानव द्वारा। अगली जो गुफा है वो है पहाड़गढ़।
ये सब मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में चर्चा हो रही है। पंचमढ़ी के बाद पहाड़गढ़ आ गया। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसन नदी। तो यहाँ पे गुफाएं, ध्यान रखिए, ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में पहाड़गढ़ है और मोरेना जिले में है। और पहाड़गढ़ के निकट कौन सी नदी है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। गुफाएं पूछेगा और नदी किसके तट पे है, यहाँ भी नोट बनाते चलिए आप। एक जगह आप पहाड़, ये गुफाओं के नाम लिखिए, एक नदी का तट लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आसन, पहाड़गढ़ आसान नदी के तट पर। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पहाड़ जो होता है वो चढ़ना आसान नहीं होता है, तो पहाड़गढ़ के समीप आसान नदी। एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। तो क्वेश्चन बहुत सुंदर ये बन रहा है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी है, तो पहाड़गढ़ है। मानव कृतियां घोड़ों, हाथी व सवार, तीर, भालू व धनुषों से युक्त है। नेक्स्ट है रायगढ़, यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यह भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश में जितनी सारी गुफाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो उसमें रायगढ़ क्रमशः आया है। यह कबरा पहाड़ी क्षेत्र में, तो यानी कि जो रायगढ़ है वो कबरा पहाड़ी क्षेत्र व सिगनपुर गांव के निकट कुछ दरिया मिली हैं, कुछ गुफाएं यहाँ पे मिली हैं। इसी के पास बोतालदा की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन है। इस एक दृश्य में जंगली भैंसों का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओझ लिए हैं। अब यहाँ पे भीमबेटका की हम बात करें तो इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। तो ये भीमबेटका का भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी खोज के संबंध में आपको कंठस्थ रखना है कि किसने की है। तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर ने की है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ये पहाड़ी का नाम है भीमबेटका। और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबैदुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। यह स्थान मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसके समय काल की बात करें तो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। तो इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं। तो यहाँ पे गुफाओं की बात करें तो आपको 600 याद रखने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी 600 में से कितनी गुफाओं में चित्र अवशेष हैं, तो 275 में चित्र यहाँ पे अवशेष हैं। एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है, ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशलाएं आनंद कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो अभी हमने इससे पहले पंचमढ़ी में कितने चित्रों के स्तर हैं, वहाँ पे हमने 3 चित्रकला के स्तर पढ़े हुए हैं। अब हम भीमबेटका में के विषय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चित्रकला के 2 स्तर मिलते हैं। तो ये स्तर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको बिल्कुल ध्यान से याद रखिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका में चित्रों के कितने स्तर पाए जाते हैं, तो आपको 2 टिक करना है। जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में अगर हम बात करें, पहले स्तर के चित्रों को आप ध्यान रखिए। शिकार नृत्य है, चित्र नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं भीमबेटका शिकार नृत्य है। हिरण, बारसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर हम बात करें, मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। एक तरफ से शिकार कर रहे हैं और दूसरे स्तर में क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, यानी कि मित्र के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। अब फॉर्मेटिस कर रहे हैं, फिर फॉर्मेटिस करेंगे, फिर उसको ही मारेंगे। जब मानव ने खेतों व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, यहाँ पर आखेटक, कृषक, वाले आदि चित्रित हैं। तो यानी यहाँ पर भी जो उस कॉन्सेप्ट समझ लिया था खेती का, तो यहाँ पे वो चित्रित मिलता है। जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उन्होंने बखूबी से दीवारों पे उकेरा है। वह प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तो भारत की चित्रकला के विषय, भारत की चित्रकला कैसे, रेखा प्रदान। तो रेखा प्रदान ही तो है, यहाँ पे ये नाच रहे हैं, नीचे से शिकार बनाया गया, तो ये रेखा प्रदान, रेखाओं से ही बहुत कुछ यहाँ पे हमारे सामने तथ्य मिले हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगली मंदसौर जिले में मौर्य स्थान पर बने गुआ चित्र भी प्रसिद्ध है। जो मंदसौर जिले में जो मौर्य स्थान है वहाँ पे जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। यहाँ मंदसौर में अगर हम बात करें तो 30 गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। तो प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं मंदसौर से, तो ये भी आप याद रखिए। ऑप्शन में पूछेगा तो आपको मंदसौर टिक करना है। देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, तो ये भी मंदसौर से। तो है स्वास्तिक, चक्र, सूर्य
के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये मंदसौर से। तो कई सारे एंगलों से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि इस गुफा में क्या बना हुआ है। ठीक है, होशंगाबाद में हम चलते हैं। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी, ये पूरे मध्य प्रदेश की गुफाओं के नाम हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। 45 मील दूर नर्मदा नदी, तो यहाँ पे गुफाएं होगी, ये आपको नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। होशंगाबाद नगर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने, यानी कि होशंगाबाद में जो है आदमगढ़ पहाड़ी है। ठीक है, तो से अधिक शिलाश्रय हैं यहाँ जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिराफ समूह कहाँ स्थित है? यह है होशंगाबाद में। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पे है जिराफ समूह? कौन सी पहाड़ी पे है? आदमगढ़ पहाड़ी, जो कि होशंगाबाद में है। 4 धनुर्धारी कहाँ चित्रित हैं, कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, आदमगढ़ पहाड़ी। आकृतियों की गति आदि क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति में निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ के गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए चित्रित किया है। छलांग लगाते बारहसिंगा का एक चित्र है जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। तो मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, ये सब हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिगनपुर। तो सिगनपुर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था। तो अब वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ को टिक करना है। तो इसकी खोज की बात करें 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने किया। उसके पश्चात अमरनाथ ने सन 1913 ईस्वी में व सन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। सिगनपुर नामक ग्राम मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में मां नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश पहले था, अब ये छत्तीसगढ़ में आ चुका है। तो सिगनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय हैं एवं गुफाएं मिली हैं। तो सिगनपुर में आपको याद रखना यहाँ पे 50 चित्रित शिलाश्रय हैं और साथ में बताना चाहूँगा यह एक नवपाषाणकालीन गुफा है। तो 50 गुफाएं यहाँ पे मिली हैं, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वार पर असह्यत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिगनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत में है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश आदि का सजीव चित्रांकन है। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छे से चित्ते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगली सांड को पकड़ते हुए किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपको सिगनपुर याद रखना है, जो कि छत्तीसगढ़ में है वर्तमान स्थिति के अनुसार। कुछ और चारों ओर उसे घेरते हुए चित्रित हैं। तो कुछ पशु हवा में उछल गए हैं तो कुछ जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिदा हुआ है। तो घायल भैंसा का चित्र कहाँ स्थित है? तो सिगनपुर। इस प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, तो आपको ये पूरा सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो घायल भैंसा जो तीरों से बिदा हुआ है वो कहाँ है? और वो है सिगनपुर में। उसके चारों ओर भाले ले शिकारियों का दल है। और अभी तक हमने बात की मध्य प्रदेश की गुफाएं और बीच में सिगनपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ा डिफरेंट हुआ। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र के विषय में। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं पार्ट 3 में।